सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के भाग 1 में अध्याय 3 का। अध्याय 3 का यह वीडियो है और इसमें इसका शीर्षक जो है वो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि अमेरिका जो है वो विश्व में किस तरह से एक ताकत बनकर के उभरा था, है ना। सबसे पहले हमेशा की तरह परिचय पर बात करेंगे। इसके परिचय में हमें यह बताया है कि जब शीत युद्ध का अंत हो जाता है तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन करके उभर जाता है ना। और उसमें हमें एक बात ये भी समझ में आती है कि उस समय ना जो अमेरिका था, कोई भी, आप इस चीज़ को समझिएगा कि दुनिया में और कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो कि उस समय उसको टक्कर दे सके या उसका प्रतिद्वंदी रहे। कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं रहा, है ना। और क्या होता है फिर इसके बाद में जो अमेरिकी प्रभुत्व है, या फिर आप कह लीजिए कि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था, एक शब्द था, है ना, 2 ध्रुवीय वाला हमने शीर्षक देखा था। तो अब क्या हो रहा था कि अमेरिकी प्रभुत्व, या कह लीजिए कि एक ध्रुवीय विश्व का दौर उसे कहा जाता है ना। तो इस अध्याय में हम क्या करने वाले हैं, परिचय में हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस अध्याय में मुख्य रूप से जो अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हुआ है उसकी प्रकृति के बारे में देखेंगे, विस्तार के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सीमाओं को, मतलब सीमाएं कैसे कैसे उसकी फैली, कहाँ कहाँ पे क्या विस्तार है, वो सब देखेंगे। ठीक है। पहले जो है दोस्तों, खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक की घटनाओं का जो है एक सिलसिला है, उसको हम देखेंगे। और फिर इसके बाद में जो एक ध्रुवीय विश्व है, इसके उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा ठहर जाएंगे और वर्चस्व की अवधारणा के सहारे, है ना, ये शब्द से आप परिचित होंगे, वर्चस्व क्या होता है। और मैं आपको बता दूंगा अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान से समझिएगा सब कुछ, है ना, साथ बनाए रखिएगा। और अमेरिकी वर्चस्व के जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू हैं, ये शब्द तो आपसे परिचित है ही, है ना। हम जब से राजनीति विज्ञान पढ़ना शुरू किया है हमने, हमारे पास में एक विषय आया है राजनीति विज्ञान करके, कक्षा 6 से हम खास करके समझने लग गए हैं इन शब्दों को कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू, है ना। ये तो हमारे पढ़े हुए परिचित शब्द हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन सभी पहलुओं की जांच परख के बाद हमें यह भी देखना है कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है ना। नीतिगत विकल्प की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। और जैसे जैसे हम इस अध्याय के अंत में पहुंचेंगे तो फिर हमें इस बात पर भी विचार करना रहेगा कि जो अमेरिकी वर्चस्व है उसके सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है। वहीं पर आप इस चित्र को देखिए जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि ये ट्रेड सेंटर पर हमला हो जाता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है 2001 में सितंबर में, है ना। और इसे जो है समकालीन इतिहास की धारा को मोड़ देने वाली घटना के रूप में भी देखा जाता है। हमें यहाँ पर यह भी बताया है दोस्तों कि यहाँ पर हमले और उसके बाद की स्थिति को बयान करती हुई एक तस्वीर है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इस शीर्षक की बात करते हैं जो है आयशा जाबू और आंद्रेई। एनसीईआरटी की विशेषता है ये, है ना, आप जानते ही हैं। कथाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हमें बात समझाई जाती है जो कई बार कई हद तक वास्तविक भी होते हैं, है ना। कई रियलिस्टिक एग्जाम्पल हमने देखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा है, चूंकि उदाहरण है तो एज इट इज आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। बीच में कुछ लगा कि समझाना है तो वहां पे आपको स्थिति स्पष्ट करते हुए चलूंगा। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टर की पढ़ाई करेगी। सन 2003 की बात है जब उसकी एक टांग जाती रही और वह एक ठिकाने से अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ जाती है। आयशा फिर से चलना फिरना सीख रही है और अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की ही है, यानी उसने लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन तभी जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए तब वह ऐसा चाहती है। डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका है ना, वहां का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। कौन सी कला? पारंपरिक जनजातीय कला। ये शब्द आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और इसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, समझिएगा। लेकिन उसके जो पिता हैं वो क्या चाहते हैं कि जो जाबू है वो MBA की पढ़ाई करे और क्या करे, जो परिवार का व्यवसाय है उसको संभाल ले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद वो बनाएगा। दोस्तों, युवा आंद्रेई पर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूस से आए थे। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जींस पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सभ्यशालीन दिखाई पड़े। आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जीन्स जो है वो कूल है और जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी
लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जो है वो जींस पहनते थे, और उसी कारण से जिससे आज आंद्रेई भी पहनता है। फिर आंद्रेई की माँ से बहस हो जाती है और हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं हो। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा जरूर करना भी चाहिए। इससे क्या होता है, हमें अंतर समझ में आता है। किसी एक की कहानी पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें रम जाते हैं ना, तब क्या होता है कि हम ठीक उसी तरह के दूसरे उदाहरण पर चर्चा अगर नहीं करते हैं तो हमें परिवर्तन समझ में नहीं आता। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार है। आयशा, जाबू और आंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझ लेते हैं दोस्तों कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत आखिर कैसे हुई, आज ये विश्व में कैसे असरमंद भी है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज्यादा लोकप्रिय शब्द जो है उसके लिए वो है अमेरिका। बार बार ऐसा कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी जगह जो ज़्यादा लोकप्रिय शब्द है अमेरिका, उसको लेते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह याद रखना बहुत ही उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उस मात्रा के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है, ठीक है ना, जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करने वाले हैं। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, ये शीर्षक है, अब इसके अंतर्गत समझते हैं। सोवियत संघ के अचानक विघटन हो गया और इसके बाद हर कोई आश्चर्यचकित रह गया था, है ना। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक के नहीं था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत, या ऐसा कह लेना चाहिए कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। और इससे ये जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया, है ना। एक हद तक यह बात सही है लेकिन दोस्तों हमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात क्या है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक की सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक के जाता है ना। आप तो जानते ही हैं कि जब बात इतिहास की होती है तो सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मानो कि कोई डॉट्स हैं जिन्हें आपस में कनेक्ट करके देखा जा रहा हो, लेकिन पहले से हम ऐसा आगे के लिए नहीं कर सकते। जब तक कि घटना हो नहीं जाती उन्हें कनेक्ट कर पाना संभव नहीं होता, है ना, ठीक है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना नहीं शुरू किया था। दरअसल यह बात दोस्तों की बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। अब आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करते हैं जिससे क्या हुआ, अमेरिका वर्चस्व की जड़ों को और ज्यादा गहरे तक के जमा दिया, जिससे ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गया, है ना। 1990 का समय था दोस्तों। अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया, समझिएगा, और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम जो राजनयिक कोशिशें हैं जब नाकाम रही तो क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अब शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था, थोड़ा सा ड्रामेटिक लग रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे जिन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी, नाम दिया था। दोस्तों 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों को भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया, ठीक है ना, इराक के खिलाफ, समझिएगा। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने ऐसा किया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। और एक अमेरिकी जनरल जिनका नाम आता है नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे, नाम याद रखिएगा। और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना ने क्या किया, 75% सैनिक अमेरिका के ही इसमें थे, ये बात पहले आप समझिए। और हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से दोस्तों बहुत पीछे है, और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया और इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दे दी। समझिएगा कि इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धाराशायी हो रही है।
यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया, फायदा हुआ उसे। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की, उसमें कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। समझिएगा। फिर एक समय आया जिसको हमने संज्ञा दे दी है यहाँ पे, क्या, क्लिंटन का दौर। ठीक है, इसको भी समझते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध अभी हमने देखा क्या था, है ना। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन यानी बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था और बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। समझिए कि क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता रही नहीं। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे और जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल दोस्तों, क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। याद रखिएगा, अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है और इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लोवियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। मैं आपको बता दूं कि स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी यानी केन्या और दार एस सलाम यानी तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया और फिर हमें ये बताया है कि इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह बिल्कुल नहीं की। अमेरिका पर आरोप भी लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से दोस्तों कोई लेना देना था नहीं। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत थी। इसके बाद में एक नया शीर्षक आता है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। दोस्तों, तारीख थी 11 सितंबर, सन था 2001। इस दिन क्या हुआ, जो विभिन्न अरब देश है उनके 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा गए और तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकरा गया। समझिएगा कि पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया और इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है और इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, ना कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाएगा, है ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए और अमेरिकी के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से कर दी और 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी, है ना, और 1941 में क्या हुआ था, जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है दोस्तों, तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था और अमेरिका 1976 में एक देश बना, तब से उसने इतना बड़ा हमला अभी तक के नहीं झेला था, है ना। अब समझिएगा कि 9/11 के जवाब में क्या हुआ, अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बन गए और ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र हैं। क्लिंटन के विपरीत क्या हुआ, जो बुश थे उन्होंने अमेरिकी हितों को लेकर के कठोर रवैये को अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम भी उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चला दिया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था, लेकिन इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया था और तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। मैं आपको बता दूं कि 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई और मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जलखानों में बंदी बनाकर भी रखा गया।
क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानून की। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद में अगला शीर्षक है जो हमें देखना है, वो है क्या? इराक पर आक्रमण। ठीक है, इसे भी समझते हैं। 2003 19 मार्च अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया और अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी और दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार का कायम करना। आप ये चित्र देख सकते हैं, फौजी की वर्दी और दुनिया का नक्शा। यह कार्टून है ना, क्या बता रहा है आप समझ सकते हैं। ठीक है, सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क गया। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मरे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। मैं आपको बता दूं कि एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए हैं। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हो गया है। ठीक है, इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना दोस्तों पड़ेगा। उदाहरण के लिए बात कर लें कि शीत युद्ध के समय 1945 से 1991 दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था, है ना। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि एक उद्धत महाशक्ति के दबदबे में है तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है ना। और भौतिकी के शब्द ध्रुव इसका एक तरह से भ्रामक प्रयोग है, आप यहाँ पर इसको समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको एक पैराग्राफ बता देता हूं, ये हमें थोड़ा पहले देखना था कि वर्चस्व का अर्थ आखिर होता क्या है। राजनीति की एक ऐसी कहानी है दोस्तों, राजनीति की जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पावर वहां पे राजनीति। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। हम रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। विश्व राजनीति में भी विभिन्न देशों या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। बहरहाल जो भी हो, हमने अभी समझा कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है ना। अब समझिए वर्चस्व को सैन्य शक्ति के अर्थ में। हेगेमनी शब्द की जड़ें दोस्तों प्राचीन यूनान में है। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या फिर आप समझ लीजिए कि प्रभुत्व का बोध होता है। मूल रूप से देखा जाए तो इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। अब इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है ना। हेगेमनी से दोस्तों ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ है जो आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा की याद है? हमने शुरुआत में इसकी बात करी थी, जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही, और यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर क्या कर दिया था, पंगु बना दिया था। ठीक है, आप देख लीजिए, ये मैप है अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना यहाँ पे दिखाया गया है ना दोस्तों। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ भी है ना। अनूठी कैसे है कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पर पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास में, और अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना भी सकता है ना दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सैन्य शक्ति का ये जो अनूठापन है अपनी जगह है, लेकिन इससे भी ज्यादा विस्मयकारी तथ्य जो है वो ये है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासंग के बराबर भी नहीं है। अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका खर्च करता है।
मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय यानी खर्च नहीं है, बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना बिल्कुल भी संभव है ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई है। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की कमजोरी को जो है पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अपराध करने और दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए किया है। इराक के उदाहरण से क्या स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इस तरह अपरुद्ध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वसिद्ध है। अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात से जाहिर हुई है, वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया है। ठीक है, मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि वर्चस्व, अब हमने अभी सैन्य वाले में देखा, अब देखते हैं ढांचागत ताकत के अर्थ में। वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है दोस्तों। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। इस समझ की बुनियादी धारणा क्या है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है दोस्तों, जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए क्या जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा भी हो। साथ ही जरूरी यह भी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अगर बात करें अक्सर इसमें कुछ आपेक्षिक हानि भी उठानी पड़ती है। दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। वर्चस्व के दोस्तों इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका से मिलती है। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय की अगर हम बात करें तो ऐसी चीजों से है जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरों को उपलब्ध इसी वस्तुओं की मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज किया करते हैं। और हमें फिर ये भी यहाँ पे बताया है कि दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। फिर हमें यहाँ पर यह भी बताया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की अगर बात करें तो ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया और अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना ही निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में भी है। दोस्तों वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण भी है इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जगत को जोड़ने वाला जाल का आभासी संसार साकार होता हुआ दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों में एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के ही हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में मौजूद है और विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% की हिस्सेदारी भी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की लगभग 14% की हिस्सेदारी है और विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा दोस्तों जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं हो। आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। यहाँ पर हमें ये जानकारी भी दी गई है कि अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एकेडमिक डिग्री भी है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वॉटन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना सन 1881 में हुई। MBA की शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुए और अमेरिका से बाहर MBA किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सकी। आज दुनिया में कोई देश भी ऐसा नहीं है जिसमें MBA को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो। इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाबू की याद आती है। ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर MBA की डिग्री को प्राप्त कर ले।
अब हम देखेंगे वर्चस्व को सांस्कृतिक अर्थ में। समझिएगा, अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना एक भूल है दोस्तों। हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में भी विचार कर लेना चाहिए। वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। यहाँ वर्चस्व का आशय सामाजिक, राजनीतिक, खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबे से है। कोई भी प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया के उसी नजरिए से देखने लगे दुनिया को जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होता है। विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के इस अर्थ को लागू करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मनमाफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। मैं आपको बता दूं कि कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो, उसका प्राबल्य बना रहे। इस तरह प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही तरीकों से काम लेता है। अक्सर मैं आपको बता दूं कि रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से कहीं ज्यादा कारगर साबित होता है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। चाहे हम इस बात को माने या ना माने दोस्तों, लेकिन यह सच है कि आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों में जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब हैं। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है दोस्तों, और इसी कारण सबसे ज्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहां जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब हमें इससे इतना ही सहज मानते हैं जितना अपने आसपास के पेड़, पक्षी या नदी को। आपको आंद्रेई और उसकी कूल जींस की याद होगी। आंद्रेई के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए नीली जींस आजादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जींस खरीदने पर खर्च कर देते थे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा चाहे जिस लिए भी हुआ हो, जब भी हुआ हो, लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध के समय अमेरिका को यह लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मार ली। सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली। यहां पर आप एक चीज को समझिए कि अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल करी। सोवियत संघ में नीली जींस के लिए दीवानगी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है दोस्तों कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। दोस्तों, हमें इतिहास क्या बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राह में 3 अवरोध हैं। 11 सितंबर 2001 की जो घटना है, उसके बाद वर्षों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे कि धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे हैं। पहला व्यवधान क्या है? स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है दोस्तों। इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज, जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन जो हैं, समय समय पर वहां के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले ही कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा हुआ है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सके। अमेरिका से भारत के संबंधों पर भी चर्चा कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। समझिएगा, शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था और इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्रविहीन हो गया है।
इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया। इसी नीति और हाल के सालों में दोस्तों प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभर कर सामने आई हैं। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से भी है। दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकते हैं। समझिएगा। सबसे पहला, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। दूसरा, बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। तीसरा, 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। और चौथा, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने ही की है। दोस्तों, यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं है। भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। समझिएगा, भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकी से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वॉशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए। दूसरा, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों जो हैं वो उनके आपसी हितों के मेल हो जाएं और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ विद्वानों की यह भी राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा। अब वर्चस्व से कैसे निपटे, इसको समझिएगा। कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व? इस वर्चस्व से कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, जाहिर तौर पर यह सवाल हमारे वक्त के सबसे झंझावती सवाल है। इतिहास से हम इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग ढूंढ सकते हैं या हमें मिलते हैं, लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान और भविष्य की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीजें गिनी चुनी हो जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कर सके। हर देश में सरकार होती है, लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये हम जानते हैं, है ना। और अध्याय 6 में यह बात स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति है। कुछ कायदे कानून जरूर हैं जो युद्ध पर अंकुश रखते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। फिर शायद ही कोई देश होगा जो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। तो क्या इन बातों से यह समझा जाए कि ना तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है और ना ही युद्ध से? दोस्तों, फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति से के जोड़ का मौजूद नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी विभेद हैं और इन विभेदों के तहत रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कुछ लोगों का तर्क ऐसा भी है कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज्यादा संगत है। उदाहरण के लिए, आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और निवेश जरूरी है और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी भी होगी, ना कि उसका विरोध करने से। दोस्तों, ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। इसे बैंड वैगन अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं। दोस्तों, देशों के सामने एक विकल्प यह भी है कि वे अपने को छुपा लें, है ना, और इसका अर्थ होता है दबदबे वाले देश की यथासंभव दूर दूर रहना, जो दबदबे वाला देश है उससे। इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं और इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं। बहरहाल, बड़े या मंझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाली है। छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, लेकिन यह कल्पना से परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ जैसा विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक के अमेरिकी निगाह से चढ़ने से बचाकर रख सके। अब समझिएगा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत से आगे बेबस हैं। ये लोग मानते हैं कि राज्यत्तर संस्थाएं जो हैं वो अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएगी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि को अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये राज्यत्तर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क
नेटवर्क बना सकती हैं जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे, ठीक है ना। और दोस्तों, साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध इससे किया जा सकेगा। हमने यह जुमला जरूर सुना है कि अब हम विश्वग्राम में रहते हैं। इसी विश्वग्राम में एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी। यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाएगा तो भी विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में प्रतिरोध की एकमात्र विकल्प प्रतिरोध ही बचता है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय जरूर समझ में आया होगा, ये वीडियो, ये जानकारी समझ में आई होगी। आपसे अपेक्षा है कि आप जरूर इस वीडियो के लिंक को साझा करें, शेयर करें अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को, समझ पाएं इस जानकारी को। बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।